क्या आपने कभी सोचा है कि एक दिन आपका अपना परिवार ही आपको अपराधी बना सकता है? क्या आप कल्पना कर सकते हैं जहां कोई सबूत नहीं होता लेकिन बदनामी ही सच बन जाती है? आज की ये कहानी कोई नाटक नहीं, कोई कल्पना नहीं। ये एक पढ़े लिखे इंसान के धीरे धीरे बिखर जाने की खामोश दास्तान है। इस कहानी में है टूटा हुआ भरोसा, गलत फहमियां और ऐसे कुछ फैसले जो एक ही पल में पूरी जिंदगी बदल देते हैं। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि ये कहानी शायद आपकी हो या फिर आपके पास रहने वाले किसी इंसान की। प्रिय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शमीम हुसैन है। मेरा घर बंदर नगरी चट्टोग्राम में है। दोस्तों, अपने जीवन की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको अपने परिवार के बारे में बता देना चाहता हूँ। हमारे परिवार में मैं, मेरे पिता, मेरी माँ और मेरी दादी हैं। इसके अलावा मेरा एक छोटा भाई भी है। हम कुल 2 भाई हैं, हमारी कोई बहन नहीं है। हमारा परिवार चट्टोग्राम शहर से काफ़ी दूर हरियाली से घिरे एक छोटे से गांव का निम्न मध्यम वर्गीय परिवार है। मेरे पिता पेशे से एक प्रवासी मजदूर हैं। बचपन से ही मैंने देखा है कि मेरे पिता सऊदी अरब में रहते हैं, लेकिन वहाँ से वे हमारे लिए ज़्यादा पैसे नहीं भेज पाते थे। वजह ये थी कि जिस मालिक के अधीन वे काम करते थे वो न सिर्फ गरीब था बल्कि बेहद कंजूस स्वभाव का इंसान भी था। मेरे पिता को महीने के अंत में समय पर वेतन भी नहीं मिलता था। कभी कभी 2 से 3 महीने काम करने के बाद 1 महीने का वेतन दिया जाता था। खैर, तमाम दुख तकलीफ और पीड़ा के बावजूद मेरे पिता सऊदी अरब की धरती पर डटे रहते और हमारे लिए जैसे तैसे पैसे भेजते थे। इसी तरह मेरे बचपन के दिन गुजरते गए। हमारे परिवार में कई भूतिया घटनाओं की कहानियां प्रचलित हैं। इस कहानी को ठीक से समझने के लिए उनमें से एक घटना का जिक्र करना जरूरी है। कहा जाता है कि मेरे दादा ने किसी परी से शादी की थी। उस परी के साथ उन्होंने कई सालों तक घर गृहस्थी भी की। ये भी कहा जाता है कि वो परी हर रात आकर मेरे दादा को अपने साथ ले जाती थी। रात 11 बजे से लेकर फज्र के समय तक मेरे दादा कहाँ रहते थे ये कोई नहीं बता पाता था। इस बात को लेकर मेरी दादी और दादा के बीच भयानक झगड़े हुआ करते थे। बहुतों के मुंह से मैंने सुना है कि मेरे पिता असल में उसी परी की संतान थे। लोग ऐसी बातें भी कहा करते थे। खैर, इसी तरह मेरा बचपन बीतता चला गया। एक समय मेरे दादा का इंतकाल हो गया। दादा के गुजर जाने के बाद हमारा परिवार कुछ हद तक सामान्य हो गया। मेरे पिता विदेश चले गए, आमदनी में थोड़ी सुधार हुई और उसी से घर परिवार किसी तरह चलने लगा। समय के साथ मैं थोड़ा बड़ा हुआ। बचपन से ही मैं पढ़ाई में काफ़ी मेधावी था। हमारे घर हमारे लिए एक होम ट्यूटर रखा गया था। वो शिक्षक हमेशा कहा करते थे, शमीम बहुत होशियार है, अगर सही ढंग से पढ़ाई करे तो जिंदगी में बहुत आगे जा सकता है और एक अच्छी जगह पहुंच सकता है। लेकिन मेरे छोटे भाई का नाम शाओन है। शाओन पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। वो शरारती स्वभाव का लड़का था और पढ़ाई में उसकी कोई रुचि नहीं थी। उसकी पढ़ाई को लेकर मेरी माँ कभी ज़्यादा चिंता भी नहीं करती थी। शाओन जैसे चलता वैसे ही चलता रहता। इसके उलट मैं पढ़ाई को लेकर बहुत गंभीर था। दिन रात एक करके पढ़ाई करता था। इसी तरह समय बीतता गया और मैं काफ़ी बड़ा हो गया। साथ ही मेरा भाई भी बड़ा होने लगा। जब हम बड़े हुए तो मैं और मेरा छोटा भाई मिलकर हमारे घर के पास मौजूद एक फूलों के बाग पर ध्यान देने लगे। वो बाग किसी एक आदमी का था जो हमारे घर के बिल्कुल पास ही था। वहाँ तरह तरह के खूबसूरत फूल खिले रहते थे। दिन में स्कूल जाते वक्त हम देखते थे कि फूल खिले हुए हैं, लेकिन वो आदमी कभी किसी को फूल तोड़ने नहीं देता था। फिर एक समय आया 21 फरवरी का दिन। इस दिन देखा जाता है कि गांव के लड़के लड़कियां अलग अलग बागों से फूल इकट्ठा करते हैं। वे फूल 21 फरवरी को शहीद मीनार पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए चढ़ाते हैं। उस शाम के बाद से ही हम सोचने लगे, फूल कहाँ मिल सकते हैं। मैं और मेरा छोटा भाई दोनों ही अलग अलग जगह घूम घूम कर फूल ढूंढने लगे, क्योंकि अगले दिन हमें फूल लेकर शहीद मीनार जाना था। इसी तरह फूल खोजते खोजते एक वक्त ऐसा आया कि मेरा छोटा भाई उस फूलों के बाग की ओर चला गया जिसके बारे में वो मुझे पहले ही बता चुका था। एक बड़ा सा बाग जहां तरह तरह के फूल खिले रहते थे। वो वहां से फूल लाने के लिए बाग के अंदर घुस गया। उस समय मेरे मन में थोड़ी घबराहट थी, इसीलिए मैंने उसे मना किया, मत जा, ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी और बाग के भीतर जाकर फूल तोड़ने लगा। मैंने देखा कि उसके बाग के अंदर जाने के बाद काफ़ी समय बीत गया, लेकिन वो बाहर नहीं निकला।
देर हो जाने पर मैं पीछे पीछे जाकर उसे आवाज़ देने लगा, अरे आ क्यों नहीं रहा? शाउन, आ जा, जल्दी आ। इस तरह पुकारते पुकारते कुछ देर बाद वो बाग से बाहर आया, लेकिन उसका चेहरा देखते ही मुझे अजीब सा डर लगने लगा। उसका हाव भाव, बोलने का तरीका, सब कुछ मुझे असामान्य और डरावना लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी भयानक एहसास के साथ बाग से बाहर आया हो। खैर, हम दोनों मिलकर फूल लेकर घर की ओर चल पड़े। घर पहुंचकर मैंने उससे पूछा, अभी ही फूलों की माला बनाएंगे या सुबह बनाएंगे? उसने मुझसे कहा, भैया अभी सोते हैं, सुबह उठकर माला बनाएंगे। ये कहकर हम दोनों सो गए। लेकिन नींद के दौरान ही मुझे महसूस हुआ कि वो जैसे किसी से बुदबुदा कर बातें कर रहा है। मैं आधी नींद में था, लेकिन साफ साफ सुन पा रहा था कि वो कह रहा है, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे मारेंगे, मेरी अम्मी मुझे मारेंगी। इस तरह की बातें कहते कहते अचानक मेरी नींद खुल गई। मैंने उसे हिलाकर पूछा, तू किससे बात कर रहा है? वो बोला, नहीं, मैं किसी से बात नहीं कर रहा। ये कहकर मैं फिर से सो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से उसकी आवाज़ सुनाई दी, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे मजबूर मत करो, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन वो किससे बात कर रहा था ये मैं समझ नहीं पाया। कुछ देर बाद अचानक सब कुछ शांत हो गया। तब मैं फिर जागा और देखा हम दोनों एक ही खाट पर सोते थे, लेकिन मेरे पास वाली तकिए पर शामुन नहीं था। उसे अपने पास न देखकर मुझे बेहद डर लगने लगा। मैं सोचने लगा वो आखिर गया कहाँ, अचानक कहाँ चला गया। तभी मेरी नज़र दरवाजे पर पड़ी। हम गांव की कांचरी में सोते थे और उस कांचरी का दरवाज़ा पूरी तरह खुला हुआ था। दरवाज़ा खुला देखकर मैं बाहर निकल गया। चारों तरफ घुप अंधेरा था। मैंने टॉर्च जलाकर इधर उधर ढूंढना शुरू किया, लेकिन कहीं भी वो नजर नहीं आया। एक समय मैं दौड़ता हुआ अम्मी के कमरे की ओर गया। अम्मी, ओ अम्मी, उठो, कहकर मैंने 2-3 बार आवाज लगाई। अम्मी नींद से उठकर बोली, क्या हुआ रे? मैंने कहा, अम्मी, शामुन मेरे साथ सो रहा था, लेकिन वो किसी से बातें कर रहा था। अब देख रहा हूं कि वो मेरे पास नहीं है। ये सुनकर अम्मी बहुत परेशान हो गईं। उस समय अब्बा विदेश में थे। अम्मी बोली, चल बाहर जाकर देखते हैं वो कहाँ है। इसके बाद अम्मी बाहर आईं। दादी को भी जगा दिया गया। हम सब मिलकर खोजबीन करने लगे, लेकिन कहीं भी शामुन नहीं मिला। खोजते खोजते अचानक मेरे दिमाग में एक बात आई, उस फूलों के बाग की बात। मैं सोचने लगा, शाम को वो उस बाग में घुसकर काफी देर तक जैसे किसी से बात कर रहा था, तो क्या वो फिर से चुपके से वहीं फूल लाने चला गया? शायद सुबह शहीद मीनार पर चढ़ाने के लिए ज्यादा मालाएं बनाने की योजना बना रहा हो, मुझे बिना बताए। ये ख्याल मेरे दिमाग में लगातार घूमता रहा। ये ख्याल आते ही मैं माँ और दादी की नज़रों से बचते हुए चुपके से उसी फूलों के बाग की तरफ शाउन को ढूंढने चला गया। वहां जाकर देखा वो बाग के अंदर किसी से बातें कर रहा है। दूर से ही साफ समझ में आ रहा था कि वो किसी के साथ बात कर रहा है। मैं थोड़ा और पास गया तो देखा वो बहुत प्यार से किसी से बातें कर रहा है। वो कह रहा था, खाओ, फिर कह रहा था, मैं नहीं खाऊं, चलो मैं नहीं जाऊंगा। इस तरह काफी देर तक बातचीत चलती रही। एक समय मैं अचानक बोल पड़ा, अरे शाउन, यहां क्या कर रहा है? मेरी आवाज सुनते ही शाउन अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। उस वक्त मैंने जरा भी शोर नहीं मचाया, क्योंकि कुछ ही देर पहले हम दूसरे के बाग से फूल चुरा चुके थे। अगर पकड़े जाते तो बहुत बड़ा मुसीबत हो जाता। इसी डर से मैं चुप रहा। मैं बाग के अंदर गया और बड़ी मुश्किल से शाउन को गोद में उठाया और जल्दी जल्दी उसे लेकर घर की तरफ चल पड़ा। घर लाने के बाद माँ और दादी दोनों जोर जोर से रोने लगीं। वे चिल्ला कर पूछने लगीं, वो कहाँ था? तुम उसे कहाँ से लेकर आए? तब मैंने दादी से कहा, दादी रो मत, कुछ भी गंभीर नहीं हुआ है, वो ठीक हो जाएगा। इसके बाद उसके शरीर पर पानी छिड़का गया, दुआ पढ़ी गई। कुछ देर बाद अचानक शाउन को थोड़ा होश आ गया, लेकिन होश में आने के बाद उसे कोई भी रोक नहीं पा रहा था। वो बार बार कहने लगा, मुझे जाने दो, मैं चला जाऊंगा। सबने पूछा, कहाँ जाएगा? वो बोला, मैं उसके साथ जाऊंगा। वो मुझे बुला रही है, मुझे अपने साथ ले जाना चाहती है। पूरी रात इसी हालत में कट गई। कितनी डरावनी स्थिति थी, इसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। अगला दिन था 21 फरवरी। चारों तरफ माइक पर शहीद दिवस के गीत बज रहे थे, लेकिन शाउन को किसी भी तरह सामान्य नहीं किया जा सका। फिर हमारे इलाके की मस्जिद के हुजूर को बुलाया गया। हुजूर के आते ही शाउन उनका हाथ पकड़कर खींचने लगा, जैसे उन्हें अपने साथ ले जाएगा। हुजूर ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तब शाउन के मुंह से एक लड़की का नाम निकला। हुजूर ने फिर पूछा, तुम इसे क्यों पकड़े हुए हो? वो बोला, मुझे ये बहुत पसंद है,
ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा भाई लगता है, हमारे बीच रिश्ता है। इसका दादा हमारे खानदान का दामाद है। ये सुनकर हुजूर हैरानी से बोले, मान लिया कि इसका दादा तुम्हारे खानदान का दामाद है, लेकिन फिर भी तुम इसे इस तरह क्यों तकलीफ दे रही हो? ये तो अभी बच्चा है। लेकिन वो बोली, मैं इससे शादी करूंगी, इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी। काफी बहस के बाद हुजूर ने पानी पर दुआ पढ़कर फूंक मारी। फूंक देते ही शाउन जोर से चीख मारकर फिर से बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो उससे पूछा गया क्या हुआ था। तब उसने कहा, आयशा मुझे नींद से खींचकर ले गई थी। वो मुझे फूलों के बाग में ले गई थी। वहां मुझसे बातें कर रही थी, मुझे अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन मैं नहीं गया। इस घटना की वजह से उस दिन हम शहीद मीनार भी नहीं जा सके। सुबह से इकट्ठा किए हुए सारे फूल खराब हो गए। इसी तरह पूरा दिन बीत गया। शाम ढलने से थोड़ी पहले असर की नमाज के बाद मैं और शाउन हमारे इलाके के एक तालाब के किनारे बैठे थे, जिसे लोग घाटला तालाब कहते हैं। मैंने उससे कहा, कल रात असल में क्या हुआ था, जरा मुझे ठीक से बता। शाउन बोला, भैया सिर्फ कल रात ही नहीं, आज दोपहर में भी वो आई थी, अभी भी मेरे पास ही है। ये सुनकर मुझे बहुत डर लगा। मैंने पूछा, अभी भी है मतलब? वो बोला, हाँ अभी भी है, तू देखेगा। मैंने कहा, देखूंगा मतलब क्या? वो बोला, वो हमेशा मेरे साथ रहती है, मैं तुझे दिखाऊंगा, बहुत सुंदर है। मैंने पूछा, कितनी सुंदर? वो बोला, थोड़ा रुक, अंधेरा होने दे, तब दिखाऊंगा। मैं उसके पास ही बैठा था। मेरा छोटा भाई मुझसे शायद 1-1.5 साल ही छोटा था। हम दोनों लगभग दोस्तों जैसे ही थे। मैंने कहा, तू ये कैसी बातें कर रहा है, ये सब क्या है? वो बस इतना ही बोला, तू देखेगा। धीरे धीरे अंधेरा उतरने लगा। मगरिब से ठीक पहले हमारे इलाके के तालाब के किनारे एक बड़ा सा जामुन का पेड़ है, जिसे लोग भूते जाम का पेड़ कहते हैं। शाउन ने कहा, भैया उस जामुन के पेड़ के नीचे देखो। जैसे ही मैंने पेड़ के नीचे देखा, जो नज़ारा मैंने देखा वो मुझे सन्न कर गया। एक बेहद खूबसूरत लड़की उस पेड़ के पास खड़ी थी। उसके बालों में फूल गुंथे हुए थे। उम्र करीब 15, 16 या 17 साल होगी, लेकिन इतनी सुंदर, इतनी रूपसी मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसी लड़की नहीं देखी थी। जैसे ही मैंने उसे देखा, मैं जोर से चीख उठा। चीख मारते हुए वहां से भागकर सीधे घर आ गया। घर पहुंचकर मैंने अम्मी को सारी घटना खुलकर बता दी। अम्मी तुरंत मेरे साथ दौड़ती हुई वहां गईं और मेरे छोटे भाई को पकड़कर वहां से घर ले आईं। उस रात मुझे भयानक तरीके से मारा गया। जिंदगी में ऐसी मार मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। हैरानी की बात यह थी कि वो मार जैसे मुझे सपने में मिल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे पैरों को पकड़कर मुझे बहुत ऊंचाई तक उठा ले जा रहा है, फिर अचानक छोड़ दे रहा है और मैं जमीन पर जोर से गिर रहा हूं। फिर मुझे ढेर सारे सांपों के बीच फेंक दिया जा रहा है। सांप मुझे डस रहे हैं, काट रहे हैं। कभी मुझे बाघ के सामने फेंका जा रहा है, कभी कुत्तों के सामने। इस तरह पूरी रात मैंने भयानक भयानक सपने देखे। मुझे चाबुक से भी मारा जा रहा था, बेहद बेरहमी से। सुबह नींद खुलने पर मैं लेटे हुए हाल में उठ भी नहीं पा रहा था। लेटे लेटे ही चीख रहा था। अम्मी पास आकर देखती हैं, मेरी पीठ पर चाबुक के निशान, मारपीट के दाग, गर्दन पर निशान, गालों पर भी चोट के निशान थे। ये सब देखकर अम्मी हैरान रह गईं। उन्होंने पूछा, ये सब कैसे हुआ? मैंने कहा, अम्मी मुझे पूरी रात अलग अलग तरीकों से मारा गया है। इतनी मार पड़ी है कि मैं शरीर भी हिला नहीं पा रहा। इसके बाद अम्मी ने हुजूर को बुलाया। हुजूर आकर बोले, देखिए ये चीज़ आपके परिवार में आती है, इसे हटाया नहीं जा सकता। इसका वंशानुगत संबंध है आपके ससुर से, यानी लड़के के दादा से, इसलिए ये आपके परिवार में आएगी ही। इसे दूर करने का कोई उपाय नहीं है। हाँ, अगर आप लोग सावधानी से रहें तो सब ठीक रहेगा। ये कहकर हुजूर चले गए। इसके बाद से मैं और मेरा छोटा भाई साथ साथ स्कूल जाने लगे, लेकिन वो पढ़ाई में कुछ भी नहीं करता था। मान लीजिए हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। एक दिन रीडिंग या निबंध याद करके आने को कहा गया। उसने एक बार भी किताब नहीं खोली, न कुछ पढ़ा, लेकिन क्लास में जाकर देखा बाकी बच्चे तो ठीक ठाक पढ़ रहे थे और वो बिना पढ़े ही बहुत सुंदर तरीके से निबंध सुना रहा था। यहां तक कि उसका रिजल्ट भी अच्छा आने लगा। इसी तरह दिन बीतते रहे। एक दिन स्कूल में बहुत भूख लगी। टिफिन के समय मेरे पास भी पैसे नहीं थे और उसके पास भी नहीं। घर से भी कुछ खाने के लिए नहीं लाए थे। तब वो मुझसे बोला, भैया मैं खाना ले आता हूं। मैंने कहा, तू खाना कहां से लाएगा? वो बोला, रुको मैं लेके आता हूं। कुछ देर बाद मैंने देखा वो ढेर सारी मिठाइयाँ, सिंघाड़े और तरह तरह की खाने की चीजें प्लास्टिक के पैकेट में लेकर आ गया। मुझसे बोला, भैया खाओ। मैंने पूछा, ये सब कहां से लाया? वो बोला, जहां से लाया हूं तू खा ले। खाने के बाद मैंने फिर पूछा,
ये खाना तुझे किसने दिया? वो बोला, उस परी ने दिया है। मैंने कहा, वो परी तुझे ये सब क्यों देती है और तू उससे बात क्यों करता है? वो बोला, उस दिन जो तुझे मारा गया था याद है? अगर मैं वहां ना होता तो वो तुझे मार ही डालती। अब ये बातें मत कर, उसके बारे में कुछ मत बोल, बोलेगा तो वो नाराज हो जाएगी। कुछ दिनों बाद हमारे इलाके में मेला लगा। हमने मेले में जाने का फैसला किया। अम्मी से पैसे मांगे तो अम्मी ने पैसे नहीं दिए। तब वो मुझसे बोला, भैया हमारे पास पैसे की कमी है, लेकिन मेरे पास पैसे हैं। मैंने कहा, तेरे पास पैसे कहाँ से आए? वो बोला, मेरे पास और भी पैसे हैं, तुझे मुझसे लेने की ज़रूरत नहीं है। ये कहकर उसने जेब से 500 रुपये का नोट निकाल लिया। मैं हैरान होकर पूछ बैठा, इतने पैसे कहाँ से लाया? वो बोला, मेरे पास और भी पैसे हैं। फिर उसने मुझे पैसे देते हुए कहा, जा जो मन करे खरीद ले, लेकिन किसी को बताना मत, बता दिया तो वो तुझे मारेगी। हम मेले से बहुत सी चीज़ें खरीदकर घर ले आए। घर आकर अम्मी ने देखा तो शक करने लगी, इतने पैसे कहाँ से आए? अम्मी को लगा कि मैंने या तो घर से पैसे चुराए हैं या कहीं और से चोरी करके लाया हूं। उन्होंने पूछा, पैसे कहाँ से पाए? मैंने कहा, जहां से पाए हैं। इस पर अम्मी ने मुझे और ज़्यादा मारना शुरू कर दिया। आखिरकार मार खाते खाते मैंने सच बता दिया। मैंने कहा, अम्मी शाउन ने मुझे पैसे दिए हैं, शाउन को किसी ने दिए हैं। इसके बाद शाउन को भी मारा गया, लेकिन शाउन ने कुछ भी नहीं बताया। उस रात मुझे फिर से भयानक मार की गई। सुबह मेरा शरीर बिल्कुल टूट गया था और मुझे तेज बुखार चढ़ गया। मैंने साफ साफ कह दिया, अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा। मैं शावोन के साथ भी नहीं रहूंगा, क्योंकि जब भी मैं शावोन के साथ रहता हूं वही जिन्न आ जाता है और मुझे मारता पीटता है। मैं अब उसके साथ नहीं रह सकता। यह सुनकर अम्मी ने पूछा, तो फिर तू कहां जाएगा? मैंने कहा, मैं यहां से चला जाऊंगा। इसके बाद मैं ननिहाल चला गया। ननिहाल हमारे घर से बहुत दूर था। गाड़ी से जाने में भी लगभग 2 से 3 घंटे लगते थे। इतनी दूरी होने की वजह से ही मैं वहां चला गया। मैंने साफ कह दिया था कि अब मैं यहां नहीं रहूंगा। मेरे एक ममेरे भाई आए और मुझे अपने साथ ले गए। ननिहाल पहुंचकर मैंने वहां के एक स्कूल में दाखिला ले लिया। उस समय मैं बहुत मन लगाकर पढ़ाई कर रहा था। ननिहाल में मेरी पढ़ाई सच में बहुत अच्छी चल रही थी। एक दिन असर की नमाज के आसपास मैं और मेरा छोटा भाई साथ ही थे। हम दोनों अक्सर साथ साथ मैदानों गलियों में इधर उधर घूमते रहते थे। 2 भाइयों के बीच हमारा रिश्ता बहुत ही प्यारा था। लेकिन वहां से आ जाने के बाद मेरा मन बहुत उदास रहने लगा। रोना आता था, क्योंकि मैं अपने छोटे भाई को देख नहीं पाता था। वो कहाँ रहता है, क्या करता है, वो मेरे पास नहीं होता था। हालांकि वो घर पर ही रहता था, फिर भी मुझे बहुत बुरा लगता था। मुझे नहीं पता कोई इस बात पर विश्वास करेगा या नहीं। अल्लाह का क्या हुक्म था मैं नहीं जानता। एक दिन मैं ननिहाल की तरफ ही जा रहा था, तभी अचानक रास्ते में उससे मुलाकात हो गई। मगरिब से पहले उसे देखकर मैं हैरान होकर बोला, अरे तू यहां कैसे आ गया? वो बोला, तुझसे मिलने आया हूं। मैंने फिर पूछा, तू यहां आया कैसे? वो बोला, तुझसे मिलने आया हूं, अम्मी को मत बताना। मैंने कहा, ठीक है। फिर उसने कहा, ननिहाल में भी मत बताना, बता दिया तो तुझे मारूंगा। मैंने कहा, ठीक है, किसी को नहीं बताऊंगा। इसके बाद हम मिलने लगे। 1-2 दिन नहीं, लगभग 5-7 दिनों तक इसी तरह हमारी मुलाकात होती रही। इसी तरह हम बड़े होते चले गए। हमारे परिवार में कुछ ऐसे अलौकिक हादसे हुए हैं जिनका जिक्र करूं तो शायद कोई विश्वास ही ना करे। सब यही कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन सच यही है, ऐसी घटनाएं भी होती हैं। एक समय मेरी दादी बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़ गईं। वे कई तरह की बीमारियों से जूझ रही थीं। दादी के इलाज के लिए हमें बहुत पैसों की जरूरत थी, लेकिन हम इलाज करा पाने की हालत में नहीं थे। अब्बा भी विदेश से ठीक से पैसे नहीं भेज पा रहे थे। उस समय मेरे छोटे भाई शावोन ने ही पैसों का इंतजाम किया। उसी पैसे से दादी का इलाज हुआ, लेकिन आज तक हम में से कोई नहीं जानता वो पैसा उसने कहां से जुटाया था। इसी तरह समय बीतता गया और एक दौर ऐसा आया कि मैंने ननिहाल से ही एसएससी की परीक्षा दी। एसएससी में मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आया। रिजल्ट आने के बाद ये तय हुआ कि मैं चट्टोग्राम शहर चला जाऊंगा। अब्बा ने भी सोचा कि छोटे भाई के मुकाबले मेरी पढ़ाई और काबिलियत थोड़ी बेहतर है, इसलिए मुझे अच्छी जगह रखकर पढ़ाना चाहिए। इसके बाद अब्बा ने मुझे चट्टोग्राम शहर भेज दिया। अब्बा के एक जान पहचान वाले चाचा के घर में रहने लगा। वहां से मैंने चट्टोग्राम कॉलेज में दाखिला लिया और कॉलेज की पढ़ाई शुरू की। लेकिन मेरा छोटा भाई एसएससी की परीक्षा भी नहीं दे सका। एसएससी से पहले ही उसका रिजल्ट बहुत खराब हो गया था। इस वजह से उसकी पढ़ाई वहीं रुक गई और वो घर पर ही रहने लगा। गांव के बहुत से लोग कहने लगे कि उसका जिन्न परियों या किसी अलौकिक शक्ति के साथ उठना बैठना है। कोई कहता कि परी उसे बुला ले जाती है, कोई कहता कि वो परी से बातें करता है, उसके साथ उसका रिश्ता है। इस तरह की बातें फैलने लगी। लेकिन हमने इन बातों को कभी अहमियत नहीं दी, न ही किसी तरह की प्रतिक्रिया दी। यहां एक बात कहना जरूरी है, जब मैं ननिहाल में रहता था तब मेरी एक मौसेरी बहन भी वहां रहती थी। उसका नाम हिमी था। हिमी भी मेरे साथ ही रहती थी।
इन सब बातों में उसकी काफ़ी दिलचस्पी थी। वो मुझसे पूछती रहती थी कि ये सब कैसे होता है, मेरे छोटे भाई के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ समय बाद हिमी भी ननिहाल से चली गई। हिमी मुझसे लगभग 3 साल छोटी थी, बल्कि शावौन से भी छोटी थी। करीब 1 साल ननिहाल में रहने के बाद वो अपने घर लौट गई और फिर उसने स्कूल में दाखिला ले लिया। उस समय मैं चट्टोग्राम शहर में कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था और मेरा छोटा भाई पढ़ाई नहीं कर रहा था। इसी तरह जिंदगी चलती रही। छोटे भाई से कभी कभी मेरी बात होती रहती थी, संपर्क बना रहता था। उस समय परिवार की लगभग सारी जिम्मेदारियां वही संभालता था। जैसे एक समय अब्बा सऊदी अरब में काम करते हुए एक दुर्घटना का शिकार हो गए। उस हादसे के बाद लगभग 6 महीने तक अब्बा परिवार को कोई पैसा नहीं भेज पाए। पूरे 6 महीने तक बाजार करना, मछली खरीदना, घर के सारे खर्च, सब कुछ मेरे छोटे भाई ने ही संभाला। मेरी अम्मी अक्सर कहा करती थीं, वो बहुत तेजी से दवा ले आया करता था। इतनी तेजी से कि हैरानी होती थी, कहाँ से किस जगह से दवा ले आता था कोई समझ ही नहीं पाता। अम्मी कहती थीं, दवा लाने को कहो तो 2 मिनट के अंदर ही हाजिर हो जाता था। बाजार से कुछ लाने को कहो तब भी बिल्कुल उसी तरह 2 मिनट में बाजार करके लौट आता था। ये सारी बातें हमारे परिवार के सभी लोग, अम्मी, दादी, सब समझते थे। हम जानते थे कि ये सब सामान्य नहीं है, लेकिन समझने के बावजूद हम कुछ कर नहीं पा रहे थे। किसी भी तरह उसे इन सब चीज़ों से अलग नहीं किया जा सका। ताबीज़ कराए गए, तरह तरह की कोशिशें की गईं, लेकिन किसी से भी कोई फायदा नहीं हुआ। उस समय मैं इंटरमीडिएट का छात्र था। इंटर सेकेंड ईयर में पढ़ रहा था। सामने परीक्षा थी। ठीक उसी दौरान एक दिन अम्मी ने मुझे फ़ोन किया और बुरी तरह रोने लगी। बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थीं। कह रही थीं, वो चला जाएगा, अब नहीं रहेगा। ऐसी न जाने कितनी बातें कह रही थीं। मैं हैरान होकर बोला, क्या कह रही हो? वो कहाँ जाएगा? इसके बाद मैं घर चला आया। ये घटना हमारे इलाके के लगभग सभी लोगों को पता थी। घर आकर मैंने शाओन से बात की। उससे पूछा, अरे भाई, सुना है तू चला जाएगा, क्या हुआ है? उसने मुझसे कहा, भैया, वे लोग मुझे लेने आना चाहते हैं। रोज ही आते हैं मुझे ले जाने के लिए। इतने दिनों से मैं कभी एक बहाना, कभी दूसरा बहाना बनाकर समय टालता रहा, लेकिन अब वे जोर जबरदस्ती मुझे ले जाना चाहते हैं। मैंने पूछा, तुझे कहाँ ले जाएंगे? उसने कहा, उनके परिवार के सभी लोग मुझे पसंद करते हैं। उनके माँ बाप, भाई बहन सब आकर मुझे देख चुके हैं, मुझसे बात कर चुके हैं। वे सब मुझे ले जाने के लिए तैयार हैं। वे कह रहे हैं कि मुझे उनके देश ले जाएंगे। उसने आगे कहा, एक दिन वे मुझे वहां ले भी गए थे। मैंने सब कुछ देख लिया है। वो जगह बहुत ही खूबसूरत है, इस दुनिया से भी ज्यादा सुंदर। वहां खाने की कोई कमी नहीं है। ढेर सारे फलों के पेड़ हैं, गायें बकरियां हैं, सब कुछ है। किसी चीज की कोई कमी नहीं। मैं वहीं जाऊंगा और जिससे मैं प्यार करता हूं उससे शादी करूंगा। मैंने कहा, तू जो कह रहा है, क्या अब्बा अम्मी कभी इसे मान लेंगे? अब्बा कितनी मेहनत करके विदेश में रहते हैं। माँ ये सब सुनेंगी तो कितना दुख पाएंगी, सोचा है? भाई ऐसा मत कर। लेकिन मेरे छोटे भाई ने कहा, नहीं भैया, मैं चला जाऊंगा। मैं अब यहां नहीं रहूंगा। तुम बस अम्मी का ख्याल रखना। इसी तरह बातें चलती रहीं। आखिरकार एक दिन शुक्रवार की सुबह उसने मुझसे कहा, भैया, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूं। अजीब बात यह थी कि उसने अपनी जिंदगी में कभी फज्र की नमाज पढ़ने नहीं गया था, बल्कि मैंने तो उसे कभी नमाज पढ़ते भी नहीं देखा था। लेकिन उस दिन उसने कहा कि वो फज्र की नमाज पढ़ेगा। मैं घर पर ही था। नमाज के लिए जाने के बाद वो वापस नहीं आया। सुबह हो गई, सूरज निकल आया, फिर भी वो नहीं लौटा। तब मैं मस्जिद की तरफ गया। जाकर देखा, मस्जिद में ताला लगा हुआ है। फिर मदरसे जाकर हुजूर से पूछा, हुजूर, क्या आज हमारे शाओन फज्र की नमाज में आया था? हुजूर ने कहा, नहीं, मैंने तो उसे नहीं देखा। इसके बाद इलाके के जो लोग रोज नमाज पढ़ते थे, उनके घर घर जाकर पूछा। सबने एक ही बात कही, शाओन नमाज में नहीं आया। जबकि वो सुबह टोपी पहनकर, पंजाबी पहनकर, पूरी तरह तैयार होकर नमाज पढ़ने के इरादे से घर से निकला था। तो फिर वो गया कहाँ? यही सवाल उस समय सबके मन में घूमने लगा। माँ बहुत ज्यादा फिक्र में पड़ गईं। पिता विदेश में रहते हुए भी बेहद परेशान हो गए। दादी भी बहुत चिंतित हो गईं। पूरा दिन बीत गया, दोपहर ढल गई, लेकिन शाओन का कोई पता नहीं चला। तब गांव के लोग एक ही बात कहने लगे, उसे ले जाया गया है। जब वो खुद कह रहा था कि वे लोग उसे ले जाएंगे तो उसे ले ही गए होंगे। अब खोजने से कोई फायदा नहीं, वो अब नहीं मिलेगा। माँ रो रो कर टूट गईं।
मेरा बेटा कहाँ खो गया? मैं उसे ढूंढ कर निकालूंगी। रोते बिलखते हुए मां सड़कें इधर उधर, ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया छान मारेंगी, लेकिन कहीं भी शाउन नहीं मिला। गुमशुदगी की सूचना दी गई और भी बहुत कोशिशें की गईं। मैं कभी कभी उसे पुकार कर कहता, भाई एक बार आकर मुझसे मिल जा, लेकिन वो कहता, अगर मैं एक बार वहां चला गया तो फिर वापस नहीं आ पाऊंगा। इसके बाद मेरी अम्मी खोजते खोजते एक समय सीताकुंड की ओर एक बौद्ध कविराज के बारे में पता लगाती हैं। अम्मी को एक बौद्ध कविराज का सुराग मिलता है। इसके बाद मेरी अम्मी सीताकुंड में उस बौद्ध कविराज के पास जाती हैं। वो एक बौद्ध धर्म का मानने वाला कविराज था। अम्मी उसके पास जाकर सारी बातें खुलकर बता देती हैं, बेटे का अजीब व्यवहार, उसका अचानक गायब हो जाना, सब कुछ। कविराज तब एक गिलास में पानी भरता है। पानी की तरफ कुछ देर देखने के बाद वो कहता है, आप अपने बेटे को अब नहीं पाएंगी, वो वापस नहीं आएगा। ये सुनते ही मेरी अम्मी फूट फूट कर रोने लगती हैं। कहती हैं, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे तो सिर्फ 2 ही बेटे हैं। जिसे ले जाया गया है वो अपनी मर्जी से तो गया नहीं, तो फिर उसे वापस क्यों नहीं भेज रहे? कविराज तब कहता है, उसे ले जाया जा चुका है और अब आप लोग उसे वापस नहीं ला पाएंगे। अम्मी रोते बिलखते हुए उसके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगती हैं, अगर आपको पता है कि वो कहाँ है तो किसी तरह मेरा बेटा मुझे लौटा दीजिए। कविराज कहता है, ऐसा करने में बहुत पैसा लगेगा, इतना पैसा आप लोग नहीं दे पाएंगे और ऐसा पैसा मैं लेना भी नहीं चाहता। तब अम्मी कहती हैं, आप जो कहेंगे, जैसे कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी, बस मेरा बेटा वापस ला कीजिए। ये कहते कहते अम्मी फिर से उसके पैरों से लिपट कर रोने लगती हैं। आखिरकार कविराज कहता है, ठीक है, मैं कोशिश कर सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं जो कुछ करूंगा उसके बारे में आप किसी को कुछ नहीं बताएंगी, ना मेरा पता, ना मेरी बातें किसी के सामने जाहिर होंगी। फिर वो कहता है, इसके लिए 8 लाख रुपए लगेंगे, ये पैसा मेरे मंदिर के काम के लिए देना होगा। अम्मी तुरंत राजी हो जाती हैं, कहती हैं, मैं 8 लाख रुपए दूंगी, अभी एक पैसा भी नहीं दूंगी। जिस दिन मेरा बेटा घर लौट आएगा उसके अगले दिन आकर पूरा पैसा दे दूंगी। तब कविराज चेतावनी देते हुए कहता है, अगर आपने पैसा नहीं दिया तो आपका बेटा मर जाएगा। इस शर्त पर भी अम्मी राजी हो जाती हैं। इसके बाद कविराज हमारे परिवार के सभी लोगों के हाथों में ताबीज बांध देता है, कुछ दुआएं और लिखे हुए मंत्र देता है जिन्हें रोज रात पढ़ने का हुक्म देता है। वो घर के आंगन में एक छोटा सा गड्ढा करने को कहता है। हर रात उस गड्ढे में मिट्टी से बनी 3 चीजें डालनी होती थीं, मिट्टी के कौवे, कुत्ते, बिल्ली, गुड़िया, ऐसी कई चीजें। फिर उन पर मंत्र पढ़कर वहीं जला देना होता था। इस तरह 5-7 दिन तक हम उसकी बताई हुई हर बात करते रहे। अचानक एक रात मेरा भाई आंगन में आकर जोर जोर से रोने लगा। मैं कमरे में बैठा हुआ ही सुन लेता हूं। अम्मी सुनती हैं, दादी भी सुनती हैं, हम सब दौड़कर बाहर निकल आते हैं। देखते हैं मेरे भाई के बदन पर कपड़े का एक टुकड़ा भी नहीं है, वो पूरी तरह नंगा था। ये दृश्य देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। दादी जल्दी से उसे कपड़े उड़ाकर घर के अंदर ले आती हैं। उसका शरीर अजीब तरह से लाल हो गया था, जबकि पहले वो इतना गोरा भी नहीं था, लेकिन उस दिन असामान्य रूप से बहुत गोरा लग रहा था। मेरा भाई तब अम्मी को पकड़कर कहने लगता है, अम्मी तुम लोग मुझे क्यों बुला रहे हो? मुझे क्यों ले आए? मुझे यहां क्यों लाए? इसी हालत में वो बौद्ध कविराज खुद ही सीधे हमारे घर आ पहुंचता है। वो आकर मेरे भाई के हाथ में फिर से ताबीज बांध देता है, घर के दरवाजे खिड़कियां बंद कर देता है। फिर वो कहता है, जितनी जल्दी हो सके इस लड़के को इस जगह से हटा दीजिए, अगर मुमकिन हो तो इसे देश से बाहर भेज दीजिए, और अगर ऐसा ना कर सके तो कम से कम चिटगांव के इस इलाके से बाहर ले जाइए। इसे यहां मत रखिए, खासकर अपने ससुर की कब्र से बहुत दूर ले जाकर रखिए। ये बातें कहकर वो चला जाता है। इसी दौरान मेरे अब्बा विदेश से लौट रहे होते हैं, एयरपोर्ट से घर की तरफ आ रहे थे। अम्मी ने पहले ही पैसों का इंतजाम कर रखा था। हमारी जमीन बेचकर जो पैसा आया था वही पूरा पैसा कविराज को दे देती हैं। कविराज पैसा लेकर सीताकुंड चला जाता है और उसके अगले ही दिन मेरे अब्बा घर पहुंच जाते हैं। सब कुछ खत्म होने के बाद जमीन बेचकर कविराज को पैसे दे दिए गए। इस घटना को लेकर मेरे अब्बा बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। उन्होंने अम्मी के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। अब्बा की बस एक ही बात थी, कविराज झूठा है, वो हमारे 8 लाख रुपए लेकर भाग गया है, मैं उस पर केस करूंगा, उसे छोड़ूंगा नहीं। अम्मी बार बार उन्हें समझाती रहीं, आप केस करेंगे या नहीं वो आपका फैसला है, लेकिन अगर कविराज ना होता तो आप अपने बेटे को कभी वापस नहीं पाते। उसी की जान तोड़ कोशिश से हम उसे वापस ला सके हैं। जो होना था हो चुका, अब इन बातों को छोड़ दीजिए। ऐसे कहते कहते एक समय अम्मी चुप हो जाती हैं। इसके बाद पूरे परिवार ने मिलकर फैसला किया, मेरे छोटे भाई को विदेश भेजा जाएगा, सऊदी अरब। पवित्र जगह है, लोग अच्छे हैं, इसी सोच से ये निर्णय लिया गया।
अम्मी और अब्बा ने मिलकर योजना बनाई। सऊदी अरब भेजने के लिए जो जो जरूरी था, अब्बा ने बहुत जल्दी सब इंतजाम कर लिया। भाई का पासपोर्ट बनवाया गया और थोड़े ही समय में सऊदी वीज़ा भी लग गया। अब्बा कुछ दिनों तक घर पर ही थे। लगभग 3 महीने बाद अब्बा मेरे भाई को साथ लेकर उसी फ्लाइट से सऊदी अरब चले गए। जाने से पहले अब्बा ने मुझे सख्त हिदायत दी कि मैं अब शहर में ना रहूं, हॉस्टल में ना रहूं और चिटगांव शहर में पढ़ाई ना करूं। मुझे गांव में रहकर ही पढ़ाई जारी रखनी होगी। मैं तब एसएससी की परीक्षा दे चुका था। अपने ही इलाके के एक डिग्री कॉलेज में दाखिला ले लिया। ऑनर्स नहीं, डिग्री कोर्स में दाखिला लेकर पढ़ाई शुरू कर दी। इसी दौरान मेरी दादी की तबीयत बहुत खराब हो गई और उस घटना के बाद से मेरी अम्मी भी बहुत डर गई थीं। घर में अकेले रहना उन्हें बहुत डरावना लगता था। इसी हालत में मेरी खालामनी की बेटी हिमी ने एसएससी की परीक्षा दी। परीक्षा के बाद हमारे इलाके के एक अच्छे कॉलेज में दाखिला मिलने का मौका था। तब अम्मी ने मेरी खालामनी से गुजारिश की, अपनी बेटी को मेरे पास भेज दे, यहीं कॉलेज में पढ़ेगी। मैं घर में अकेली रहती हूं, बहुत डर लगता है। खालामनी मान गई। हिमी को हमारे घर भेज दिया। जाते समय मुझे कह गई, तू उसे पढ़ाई में थोड़ा मदद करना और उसका ख्याल रखना। हिमी का परिवार बहुत अमीर नहीं था, निम्न मध्यम वर्ग का परिवार था। इसलिए अम्मी और दादी दोनों ही हिमी का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थीं। हिमी कॉलेज में पढ़ती थी और मैं उसे पढ़ाता था। इसी तरह दिन बीतने लगे। उधर मेरा छोटा भाई सऊदी अरब में क्या करता था ये तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन वो घर पर बहुत ज्यादा पैसे भेजने लगा। ऐसा कोई महीना नहीं था जब वो 4-5 लाख रुपए न भेजता हो। अब्बा कहते थे, उसकी तनख्वाह का 5वां हिस्सा भी इतना नहीं है। ये पैसा वो कहां से लाता है ये वो खुद ही अच्छी तरह जानता है। हमारे इलाके में उसने इतनी जमीनें खरीद लीं कि हालत बिल्कुल राजा जैसी हो गई। यहां जमीन, वहां जमीन, हर जगह संपत्ति खरीदता चला गया। इस दौरान हिमी हमारे घर में ही रहकर पढ़ाई कर रही थी। हमारे साथ घुल मिल कर रहती, हमारे साथ ही खाना पीना करती। मैं उसे पढ़ाता था। इसी तरह रहते रहते मेरे दिल में हिमी के लिए एक अपनापन पैदा हो गया। लड़की लंबी, खूबसूरत, हर तरह से अच्छी थी। पहली नजर में ही मुझे अच्छी लग गई थी। मैंने सोचा था कि यह पसंद सिर्फ मेरी तरफ से है, लेकिन बाद में समझ आया कि हिमी की तरफ से भी एक भावना है। हिमी मुझे बहुत पसंद करती थी। मैं जहां भी जाता वो मेरे पास ही रहती। पढ़ते समय बहुत ध्यान से पढ़ती थी। कुछ दिन ऐसे ही बीतने के बाद एक दिन मैंने उसे चिट्ठी के जरिए प्रस्ताव दिया। उस समय मोबाइल फोन था, फिर भी मैंने चिट्ठी ही लिखी। चिट्ठी पढ़कर हिमी ने बहुत ही खूबसूरती से जवाब दिया। उसने लिखा था कि वो मुझे पसंद करती है, मुझसे प्यार करती है। इसी तरह हम दोनों के बीच एक मीठा सा प्रेम संबंध शुरू हो गया। अम्मी भी हमेशा की तरह हिमी को हमारे परिवार में ही रखना चाहती थीं, क्योंकि अम्मी ज्यादातर घर में अकेली रहती थीं। बात करने के लिए, साथ रहने के लिए उन्हें किसी अपने की बहुत जरूरत थी। 2 ही दिनों बाद हिमी की शादी हो जाने वाली थी। उसके बाद वो हमारा घर छोड़कर चली जाती। इसी बीच हमारा प्यार लगभग 3-4 महीनों का हो चुका था। समय भले ही कम था, लेकिन हमारा प्यार बेहद गहरा था। हम दोनों एक दूसरे से पागलों की तरह प्यार करते थे। हिम्मी मेरे बिना कुछ भी समझ नहीं पाती थी। वो मुझसे दीवानों की तरह मोहब्बत करती थी और मैं उसे अपनी जिंदगी से भी ज्यादा चाहता था। उस समय हमारे परिवार में गिने चुने ही लोग थे। मेरी बीमार दादी, मेरी माँ, मैं और हिम्मी। रात में जब अम्मी सो जाती और दादी भी नींद में चली जाती, तब घुप अंधेरे में हिम्मी मेरे साथ आंगन में आ जाती। अल्लाह ही जानता है कितनी रातें हमने आंगन में बैठकर बातें करते हुए गुजारी हैं। कभी देर तक चुपचाप बैठे रहते, कभी अपने भविष्य के सपने देखते। कभी कभी ऐसा भी होता कि हिम्मी मेरे कमरे में आकर मेरी खाट पर ही सो जाती। लेकिन अल्लाह गवाह है, मेरे और हिम्मी के बीच कभी कोई शारीरिक संबंध नहीं हुआ, क्योंकि मैं इस प्यार को पवित्र रखना चाहता था। इसी तरह 6-7 महीने बीत गए। एक दिन मैंने हिम्मत करके अपनी मां को सब कुछ बता दिया। उस समय मेरी कोई नौकरी नहीं थी, मैं सिर्फ पढ़ाई कर रहा था। हालांकि पढ़ाई लगभग पूरी होने वाली थी। मैंने बहुत शांत स्वर में अम्मी से कहा, मां, हिम्मी तो हमारे ही घर में रहती है। मैं उससे शादी करना चाहता हूं। मैं उसे इसी घर की बहू बनाकर रखना चाहता हूं। अम्मी ने यह बात फोन पर अब्बू को बता दी। अब्बू भी बिना किसी हिचक के राजी हो गए। उन्होंने कहा, इसमें बुरा क्या है? हिम्मी तो इतने सालों से हमारे साथ ही रह रही है। अगर वो हमारे घर की बहू बनकर रहे तो अच्छा ही है।
इसके बाद अम्मी ने ये रिश्ता मेरी खाला माँ के पास भेजा, लेकिन खाला माँ ने सीधे इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, नहीं, मैं अपनी बेटी की शादी तेरे बेटे से नहीं कराऊंगी। मेरी बेटी के लिए इससे बेहतर रिश्ता आया है। कहते हैं यूरोप का एक लड़का शादी करना चाहता है। यह सुनकर अम्मी का दिल बहुत दुखी हो गया। अम्मी ने समझाने की कोशिश की, देखो, हिम्मी तो हमारे घर में ही पली बड़ी है, मेरा बेटा उससे बहुत प्यार करता है। लेकिन खाला माँ मेरे बारे में कहने लगीं, तेरा बेटा अभी तक पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाया है, उसकी कोई नौकरी नहीं है, एक पैसा भी कमाता नहीं, शादी करके मेरी बेटी को क्या खिलाएगा, कहाँ रखेगा। उन्होंने आगे कहा, जिस घर में तुम लोग रहते हो वो भी तो तेरे छोटे बेटे शाउन का है, सारी संपत्ति शाउन के नाम पर है। अम्मी जितना समझाती रहीं, खाला माँ उतनी ही अड़ जाती। आखिर में उन्होंने एक ही शर्त रखी, अगर शादी करनी ही है तो मैं अपनी बेटी की शादी शाउन से कराऊंगी, शामीम से नहीं। शाउन मेरा छोटा भाई अभी तक एसएससी भी पास नहीं कर पाया था, पढ़ाई में कमजोर था, लेकिन सऊदी अरब जाने के बाद उसने बहुत पैसा कमाया। आज सबकी नजरों में वो मुझसे कहीं ज्यादा सफल और सम्मानित है। मेरी माँ, मेरे पिता, हमारे इलाके के लोग सब शाउन को मुझसे ज्यादा अहमियत देते हैं। और मैं इतने साल पढ़ाई करने के बाद भी अब तक उसे पूरा नहीं कर पाया, ना ही कोई नौकरी मिली। इसी वजह से खाला माँ की नजर में मैं योग्य नहीं था। ये सब सुनकर मेरा अंदर से सब कुछ टूट गया। मैं बेहद उदास हो गया। तब हिम्मी ने मुझे पकड़कर कहा, तुम ही बताओ मैं क्या करूं। मैं तो सिर्फ तुमसे ही प्यार करती हूं, मैं शादी भी तुमसे ही करना चाहती हूं। अब मैं क्या करूं, तुम ही मुझे बताओ। मैंने उससे कहा, असल में अगर मेरी माँ और मेरी खाला तुम्हारी शादी मुझसे करने के लिए राजी नहीं होती तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तब उसने मुझसे पूछा, तो क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे छोटे भाई से शादी कर लूं? यह सवाल मेरे लिए बेहद भारी था। मैंने कहा, यह पूरी तरह तुम्हारा निजी फैसला है, तुम किससे शादी करोगी या नहीं करोगी ये तुम्हारी मर्जी है। उसने कहा, अगर तुम कहो तो मैं कर लूंगी और अगर तुम मना करो तो मैं नहीं करूंगी। तब मैंने कहा, देखो, ये तुम्हारी इच्छा है, मन हो तो करो, मन ना हो तो मत करो। ये बातें कहकर मैं बहुत उदास मन से घर से निकल गया। कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि आखिरकार मेरी माँ शाउन के साथ हिमी की शादी के लिए राजी हो गई हैं। अल्लाह मेरे माँ बाप को सलामत रखे, लेकिन एक बेटे के तौर पर यह फैसला सुनना मेरे लिए बेहद तकलीफदेह था। मैं सोच रहा था, मैं तो शाउन का बड़ा भाई हूं, अगर आज मैं विदेश चला जाता तो क्या मैं पैसे नहीं कमा सकता था? क्या पढ़ाई करना मेरा अपराध था? क्या पढ़ाई करके मैंने कोई गुनाह किया था? इसी दर्द के साथ मेरे दिन कट रहे थे। कुछ समय बाद शाउन विदेश से घर लौट आया। घर आने के बाद पारिवारिक तौर पर तय हो गया हिमी की शादी शाउन से ही होगी। हिमी भी राजी थीं, खाला माँ भी राजी थीं। इसके बाद ऐसे ऐसे हालात बने जिन्हें सहना बहुत मुश्किल था। शाउन ने मुझे फोन करके कहा, भैया जल्दी घर आ जाइए, मेरी तो शादी हो रही है। लेकिन मेरी माँ ने मुझे फोन करके कहा, तू अभी मत आ, पहले शाउन की शादी हो जाने दे। एक बड़े भाई के लिए इससे ज्यादा दर्द और क्या हो सकता है, मैं नहीं जानता। फिर भी मैंने सब कुछ चुपचाप स्वीकार कर लिया। जब माँ ने आने से मना किया तो मैं नहीं गया। शादी का दिन भी गुजर गया। रात को शाउन ने फिर मुझे फोन किया, भैया आज ही रात घर आ जाइए। मैंने कहा, नहीं भाई, अम्मी ने मना किया है। लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार नहीं था। रात लगभग 1 बजे वो खुद सीएनजी लेकर मेरे पास आ गया। मुझे जबरदस्ती खींचकर घर ले गया। अपनी सुहाग रात में भी उसने यही किया। घर पहुंचते ही सब लोग उसे डांटने लगे, इस रात बाहर क्यों निकला, तुझे तो वैसे ही परेशानी है। लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। उसका एक ही मकसद था, मुझे घर लाना। अगले दिन खाला माँ के घर से लोग आए। खाला माँ और खालू ने मेरी तरफ देखा तक नहीं, मुझसे कोई बात नहीं की। सब लोग शाउन में ही व्यस्त थे। नाच गाना खुशी, जो शाउन कह रहा था वही सब मान रहे थे। मुझे अपने छोटे भाई से कोई जलन नहीं है, वो मेरा भाई है, उससे मुझे कोई गुस्सा नहीं। मेरा दर्द मेरे अपने परिवार के लोगों से था। शाउन लगभग 2 महीने तक घर पर रहा। इस दौरान उसने मुझसे कहा, भाई आप कहीं नहीं जाएंगे, घर में ही रहेंगे।
मैं तब ऑनर्स की परीक्षा खत्म कर चुका था। नौकरी की कोशिश कर रहा था, लेकिन कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी। शाउन ने मुझे धमकी भरे लहजे में कहा, अगर आप घर छोड़कर गए तो मैं पैसे भेजना बंद कर दूंगा, अम्मी अब्बू से भी रिश्ता तोड़ लूंगा। तब अब्बू ने भी साफ कह दिया, भाई घर में ही रहेगा, जब तक उसकी नौकरी नहीं लगती कोई उसके साथ बुरा बर्ताव नहीं करेगा। इसी तरह मैं घर में ही कैद होकर रह गया। अम्मी खाना बनाती हैं, हिमी भी खाना बनाती है। जिस इंसान के साथ मैंने रात दर रात बिताई है, दिन दर दिन साथ रहा हूं, एक ही खाट पर सोया हूं, आज वही इंसान मेरे छोटे भाई की पत्नी है। इस सच्चाई को किसी भी तरह स्वीकार करना आसान नहीं था। फिर भी दर्द, दुख और पीड़ा के बीच मैंने सब कुछ मान लिया। मैंने सोचा शायद यही मेरी किस्मत थी, शायद हिमी मेरी तकदीर में नहीं थी, अगर होती तो वो सिर्फ मेरी ही होती। इसी तरह दिन गुजर रहे हैं, मैं आज भी इसी घर में पड़ा हुआ हूं। नौकरी के लिए मैंने बहुत जगहों पर कोशिश की। ढाका, चटगांव, बरीशाल, सिलहट, लगभग हर बड़े शहर में आवेदन किया, लेकिन किसी भी तरह से नौकरी नहीं मिल पा रही थी। इतनी कोशिशों के बावजूद क्यों असफल हो रहा हूं, मैं खुद भी समझ नहीं पा रहा था। आखिरकार मैं खुद को ये कहकर दिलासा देता, शायद अल्लाह ने मेरे लिए इससे भी बेहतर कुछ तय कर रखा है, इसीलिए ये रास्ते बंद हो रहे हैं। इसी तरह दिन गुजरते रहे। एक दिन हिमी मेरे कमरे में आई। उस दिन मेरी मां बीमार थी। इसी बीच मेरी दादी का इंतकाल हो चुका था। घर में शोक का माहौल था। अम्मी ने मुझे दवा लाने के लिए कहा। मैं दवा लेकर आया, अम्मी को खिला दी। उसी रात हिमी ने मेरे कमरे का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलते ही उसने कहा, मैं आज आपके साथ सोऊंगी। मैं हैरान होकर बोला, हिमी तुम क्या कह रही हो, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? उसने कहा, नहीं, मैं आपके साथ ही रहूंगी, मैं आपकी अम्मी के पास नहीं जाऊंगी। मैंने समझाने की कोशिश की, अगर अम्मी ने देख लिया तो अच्छा नहीं लगेगा, तुम्हारा मेरे कमरे में आना मना है, कृपया ऐसा मत करो। लेकिन वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। जबरदस्ती उसने दरवाजा बंद कर दिया। उस रात ऐसा कुछ हो गया जिसके लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं था, जिसे मैं नहीं चाहता था। उसके बाद से वो लगभग हर दिन मेरे कमरे में आने लगी। इस हालात को और सहन ना कर पाने के कारण 2 दिन बाद मैं घर छोड़कर चला गया। विदेश से शाउन ने मुझे फोन किया और बहुत गुस्से में कहा, मैंने तो आपको कहा था कि घर में रहेंगे, फिर आप क्यों चले गए? मैं उसे कुछ भी नहीं बता सका। उसकी पत्नी के बारे में सच्चाई बताना मेरे लिए असंभव था। तब शाउन ने घर पर फोन करके अम्मी को गालियां देना शुरू कर दिया। जरूर आपने कुछ कहा होगा, वरना भैया घर क्यों छोड़कर जाएंगे? अम्मी रोते हुए बोली, नहीं बेटा, मैंने कुछ भी नहीं कहा। आखिरकार अम्मी ने मुझे फोन करके चिल्लाते हुए कहा, तू घर वापस आ जा, अगर नहीं आया तो शाउन हमारे साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रहा है। परिवार के दबाव में मैं फिर घर लौट आया, लेकिन घर आकर देखा हालात पहले जैसे ही थे। हिमी लगातार मेरे कमरे में आ रही थी, किसी न किसी तरह मुझ पर दबाव बना रही थी। इसी दौरान मैं धीरे धीरे धर्म की ओर झुकने लगा। मैं नहीं चाहता था कि ये रिश्ता आगे बढ़े, लेकिन हालात ऐसे थे कि मैं खुद को पूरी तरह बेबस महसूस करता था। इसी तरह समय बीतता गया। एक समय हिमी ने मुझे बताया वो गर्भवती है। ये सुनकर मैं पूरी तरह टूट गया। मैंने उससे कहा, इसे खत्म कर दो, लेकिन उसने साफ कहा, नहीं, मैं इसे खत्म नहीं करूंगी, ये बच्चा नाजायज नहीं है, मैं तुमसे प्यार करती हूं, मैं तुम्हारे साथ घर बसाना चाहती हूं। उसने कहा, मैंने कभी किसी को पैसे के लिए नहीं चाहा, मैं शाउन की पत्नी बनना नहीं चाहती थी, मैं तो तुमसे ही शादी करना चाहती थी। यहां तक कि उसने ये भी कहा, मैं शाउन को तलाक देकर तुमसे शादी कर लूंगी। ये सुनकर मैं सन्न रह गया। मैंने कहा, हिमी, क्या तुम समझ रही हो कि तुम क्या कह रही हो? मैं शाउन का बड़ा भाई हूं, मैं तुम्हारे ससुर जैसी हैसियत रखता हूं। यह रिश्ता किसी भी तरह से जायज नहीं है, किसी भी धर्म में, किसी भी समाज में यह मुमकिन नहीं। इन सब बातों के बावजूद मैं साफ महसूस कर रहा था कि मैं एक बेहद भयानक हालात में फंस चुका हूं, जिससे निकल पाना बिल्कुल आसान नहीं है। तब हिमी ने मुझसे कहा, तुम उसके बड़े हो या जो भी हो, मुझे इन बातों से कोई मतलब नहीं। तुम मुझसे शादी करोगे और मैं तुम्हारे साथ घर बसाऊंगी, सब कुछ भूल जाओ। मैंने तब उसे हर तरह से समझाने की कोशिश की। मैंने कहा, देखो तुम पागलपन कर रही हो, इस पागलपन का कोई मतलब नहीं है। अगर ये बात लोगों के सामने आ गई तो मेरे परिवार के लोग कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, समाज में मैं खुद भी मुंह नहीं दिखा पाऊंगा, यहां तक कि आत्महत्या जैसी भयानक घटना भी हो सकती है। लेकिन उसने साफ कह दिया कि वो ये सब कुछ नहीं सुनना चाहती। उसने कहा, मैं इस बच्चे को दुनिया में लाऊंगी, शाउन अभी विदेश में है और मैं पहले से ही गर्भवती हूं,
अब कहने सुनने का कोई मौका नहीं बचा। मैं किसी से कुछ कहूं ये सोच भी नहीं सकता था। खाला को बताऊं तो खाला जूते से मारेंगी, माँ को बताऊं तो माँ भी मुझे मारेंगी। इसी तरह समय बीतता जा रहा था। हिमी बार बार मुझसे कहती, किसी भी कीमत पर हो, मैं तुम्हारे नाम से एक बच्चा रखूंगी, मैं इस बच्चे को नष्ट नहीं करूंगी, मैं इसे जरूर जन्म दूंगी। मैं जितना भी समझाने की कोशिश करता, वो मेरी एक बात भी नहीं सुनती। एक समय ऐसा आया कि मैं पूरी तरह टूट गया। मैंने जहर की बोतल हाथ में उठा ली और उससे कहा, देखो हिमी, अगर तुम इस बच्चे को नष्ट नहीं करोगी तो मैं जहर पी लूंगा। तब उसने कहा, अच्छा ठीक है, अगर मैं इस बच्चे को लेकर तुम्हारे छोटे भाई के घर गृहस्थी कर सकती हूं तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैं हैरान होकर बोला, मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पा रहा हूं, तुम कहना क्या चाहती हो? तब उसने कहा, मेरे पेट में जो बच्चा है मैं उसे दुनिया में लाऊंगी और वो तुम्हारे छोटे भाई के घर में ही पले बढ़ेगा। मैंने कहा, यह कैसे मुमकिन है? शाओन तो विदेश में रहता है। अगर तुम बच्चे को जन्म दोगी तो सब सवाल करेंगे, बच्चे का पिता कौन है? तब तुम क्या पहचान दोगी? उसने कहा, मैं जो करूंगी वो मेरी मर्जी है। तुम चाहो या ना चाहो, मुझे तुम्हारा एक बच्चा चाहिए। मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा पले, यही मेरी चाहत है। इसलिए मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी, तुम मुझे रोक नहीं सकते। जिस आदमी से मैं प्यार करती हूं, मैं उसी के बच्चे की माँ बनूंगी। जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हारे छोटे भाई के घर में रहकर भी उस बच्चे की माँ बनूंगी। मैं उसे जितना समझाता गया, वो मुझे बस एक ही बात कहती रही, तुम बस घर छोड़कर चले जाओ, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। इसी बीच अचानक ढाका की एक प्राइवेट कंपनी में एक टेम्पररी नौकरी का ऑफर मिला। नौकरी मुझे मिल गई थी, लेकिन तनख्वाह ज्यादा न होने की वजह से मैं पहले जाना नहीं चाहता था। फिर मैंने सोचा, जब इतनी भयानक घटना हो चुकी है तो अब मुझे किसी भी तरह घर से निकलना ही होगा। यही सोचकर मैं चटगांव से ढाका चला गया। ढाका जाने के कुछ ही दिनों बाद मेरे इलाके के लोग मुझे फोन करके कहने लगे, भाई बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है, आपके छोटे भाई की पत्नी हिमी शायद पागल हो गई है। अम्मी बार बार फोन करके रोते हुए कहती, तू घर वापस आ जा, हिमी पागल हो गई है। मैंने कहा, मैं अभी नहीं आ सकता, मैंने अभी अभी नौकरी ज्वाइन की है, अब गया तो नौकरी चली जाएगी। इसके बाद छोटे भाई ने मुझे फोन करके गालियां देना शुरू कर दिया। एक समय मैंने फोन ही बंद कर दिया। छोटा भाई, पिता, माँ, किसी से भी अब मेरी बात नहीं होती। हिमी असल में किस हालत में है ये मैं खुद भी ठीक से नहीं जानता, लेकिन मैंने सुना है कि उसका व्यवहार बहुत ज्यादा असामान्य हो गया था। वो रात में दौड़ते हुए इधर उधर चली जाती, लोगों को पकड़ पकड़ कर बुलाती, हुजूर लाए जाते, कबीराज बुलाए जाते, तावीज कवच पहनाए जाते। इस तरह न जाने क्या क्या किया जाने लगा। गांव आसपास के लोगों से धीरे धीरे मैंने ये भी सुना कि हिमी को किसी जिन से प्यार हो गया है। कहा जाने लगा कि वो जिन उसे अपने साथ ले जाएगा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, कुछ ही दिनों में गांव के सभी लोग समझ गए कि जो समस्या एक समय मेरे छोटे भाई शाओन के साथ हुई थी, अब बिल्कुल वही समस्या हिमी के साथ शुरू हो गई है। गांव के हर इंसान ने समझ लिया कि हिमी के साथ अब वही भयानक घटना घट रही है जो कभी शाओन की जिंदगी में घट चुकी थी। इस तरह समय बीतता रहा। एक समय ऐसा आया कि हिमी मुझे बार बार फोन करके कहती, तुम नहीं आओगे क्या? तुम मेरे पास नहीं आओगे? मैंने साफ साफ कह दिया था, नहीं, मैं अब नहीं आऊंगा। तुम्हारे पास आने की अब मुझे कोई जरूरत नहीं है। मैं वहां फिर कभी वापस नहीं जाऊंगा। इसी हालात के बीच एक दिन गांव के लोगों से मुझे एक खबर मिली। खबर ये थी कि हिमी का हमारे ही गांव के एक और लड़के के साथ अवैध संबंध है। उस लड़के की एक मोबाइल और मोबाइल एक्सेसरीज की दुकान थी। हमारे इलाके के लड़के मुझे बार बार फोन करके कहने लगे, भाई आपके छोटे भाई की बीवी ठीक नहीं है। वो उस लड़के की मोबाइल दुकान पर जाती है, शटर बंद करके अंदर घंटों रहती है। उन दोनों के बीच नाजायज रिश्ता चल रहा है। ये सुनकर मैं हैरान होकर बोला, तुम ये क्या कह रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा, भाई ये सच है, अब तो ये सब नियमित रूप से हो रहा है। उधर हिमी मुझे बार बार धमकी के लहजे में कहती, अगर तुम नहीं आए तो मैं किसी और के साथ रिश्ता बना लूंगी, तब तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। मैंने अपने छोटे भाई को भी कई बार फोन करके कहा, या तो तू अपनी बीवी को अपने साथ विदेश ले जा या फिर खुद देश वापस आ जा। हर पति ऐसा नहीं कर सकता कि बीवी को छोड़कर विदेश में पड़ा रहे। लेकिन मेरे छोटे भाई ने मेरी एक बात नहीं मानी। मेरे माँ बाप ने भी मेरी बात नहीं सुनी। इसके बाद सच में हिमी हमारे इलाके के उसी मोबाइल दुकानदार के साथ परस्त्री गमन में पड़ गई। उनका उठना बैठना नियमित हो गया। इधर उसका बेटा धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। समय बीतते बीतते अचानक एक दिन हिमी उसी मोबाइल दुकानदार के साथ घर से भाग जाती है। बाद में मुझे जो पता चला वो ये था कि मेरे छोटे भाई ने चुपके से हिमी के अकाउंट में काफी पैसे भेजे थे। ये बात उसने न मुझे बताई न मेरी मां को। उसी पैसे को लेकर हिमी उस लड़के के साथ भाग गई।
भाग जाने के बाद हम सब ने मिलकर यहां-वहां कई जगहों पर उसकी तलाश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। आखिरकार पता चला वो उस लड़के के साथ चटगांव शहर में छिपी हुई थी। वहीं से उसे वापस लाया गया। इस घटना के बाद मैंने अपनी मां को सब कुछ सच सच बता दिया। मैंने बताया पहले बच्चे की असली सच्चाई क्या थी। तब मेरी मां ने कहा, अगर वो मेरी बहन की बेटी भी है तो क्या हुआ? उसने इतना बड़ा कांड किया है, तू सच सबको बता दे। मैं सच नहीं कहना चाहता था, लेकिन मेरी मां ने जोर डालकर मुझसे सच्चाई कहलवा ही ली। उसी समय मेरा छोटा भाई घर पर ही मौजूद था। जब मैंने सबके सामने सारी सच्चाई बता दी कि जिन वाला मामला सिर्फ एक नाटक था और हिमी का मेरे साथ जो रिश्ता था, जैसे ही मैंने ये सब कहा, हालात बेहद भयानक हो गए। मैंने कहा था डीएनए टेस्ट करवा लो, सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। लेकिन ये बात कहते ही मेरा छोटा भाई हाथ में लाठी लेकर मेरी तरफ दौड़ पड़ा। उसने मुझे 2 जोरदार वार किए। तीसरा वार करते समय मैंने बचने के लिए लाठी पकड़ने की कोशिश की, लेकिन लाठी टूट गई और उसका एक टुकड़ा सीधे मेरी आंख के अंदर घुस गया। मैं जोर से चीखा और बेहोश हो गया। मुझे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया मेरी एक आंख पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। इसके बाद मेरा छोटा भाई सबके सामने ये कहने लगा कि मैंने ही उसकी बीवी को बिगाड़ा है और सारी गड़बड़ी की शुरुआत मुझसे ही हुई है। हालात यहां तक पहुंच गए कि आखिरकार मेरे मां बाप भी मेरे छोटे भाई के पक्ष में खड़े हो गए। जिस मां ने मुझसे कहा था सच मत छुपा, सबको बता, वही मां आखिर में मेरे खिलाफ खड़ी हो गई। उसी की बात मानकर मैंने सबके सामने कहा था कि हिमी का मेरे साथ रिश्ता था। उसके पेट में जो बच्चा था और जो बच्चा उसकी गोद में है, उसका असली पिता मैं हूं, जिन नहीं। ये सुनते ही मेरा छोटा भाई फिर मुझ पर टूट पड़ा। वो मानता था कि मैंने जानबूझकर हिमी को बिगाड़ा, फिर वो किसी और लड़के के पास चली गई और मैंने उसे धोखा दिया। जिंदगी हमेशा इंसाफ नहीं करती। अक्सर बेगुनाह इंसान ही सबसे बड़ी सजा भुगतता है। अगर ये कहानी आपके दिल को थोड़ा सा भी छू गई हो, तो समझिए ये दर्द सिर्फ एक इंसान का नहीं है। आपके आसपास शायद ऐसे कई लोग हैं जिनकी कहानी कोई नहीं सुनता। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर दें और ऐसी सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे जरूरी बात, कमेंट में अपनी राय लिखें, क्योंकि कभी-कभी एक बात एक जिंदगी बचा सकती है। फिर मिलेंगे एक और सच्ची कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।